हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th। चैप्टर आपका वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और टॉपिक है आपका वही एल आर सर्किट। हम क्या करेंगे भाई, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ग्रोथ एंड डिके इन एल आर सर्किट बताया था कि एक इंडक्टर लगा हो, एक रेजिस्टेंस लगा हो तो किस तरह से करंट ग्रो करता है, क्या उसका फॉर्मूला आता है, किस तरह से उसका डिके होता है और क्या उसका फॉर्मूला आता है। ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ था। तो अब एलआर सर्किट में मान लीजिए आपके पास एक एलआर सर्किट है, उसमें किसी इंस्टेंट हमसे पूछता है करंट कितना है। तो तीन तरह की स्टेट मैंने आपको बताई थी। टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेट थी, टाइम t इज इक्वल टू इनफिनाइट आफ्टर लॉन्ग टाइम जिसको बोलते हैं वो आपकी फाइनल स्टेट थी, और बीच में आती है ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे आपको ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत इजीली। तो एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग की, ठीक है, एट t इज इक्वल टू तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की ऐसे बोलते हैं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की को बोलते हैं एट t इज इक्वल टू 0 और इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो। इस केस में क्या होता है, किसी भी एलआर यानी जो आपका इंडक्टर होता है ये बिहेव करता है एज अ ओपन स्विच। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था। इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, ठीक है भाई। और अगर हम बात करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की को क्लोज करने के बहुत टाइम बाद तो उसको हम बोलते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहां पर क्या होता है, जो आपका इंडक्टर होता है ये बिहेव करता है एज अ कनेक्टिंग वायर। इंडक्टर बिहेव एज कनेक्टिंग वायर। तो ये जो है आपका इस तरह से कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। कनेक्टिंग वायर का मतलब एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो भाई, 0 हो, इस तरह से, ठीक है। तो इंडक्टर को रिप्लेस कर दोगे बाय कनेक्टिंग वायर जब टाइम t इक्वल टू इनफिनाइट पर बोलेगा, और जब टाइम t इक्वल टू 0 पर बोलेगा तो आपको इंडक्टर को रिप्लेस करना है बाय ओपन स्विच। क्लियर है भाई, दो बातें आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपको कैपेसिटर के लिए भी करना है। कैपेसिटर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में आरसी सर्किट बताया था, वहां उल्टा होता था। वहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता था। कैपेसिटर तो आपका, अगर यहीं पर हम कैपेसिटर को बना लें तो कैपेसिटर बिहेव करता है टाइम t इक्वल टू 0 पर एज अ कनेक्टिंग वायर। और यहां देखें अगर हम कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कैपेसिटर के लिए कहानी उल्टी थी और इंडक्टर के लिए कहानी क्या है भाई, उल्टी है, जस्ट उल्टी कहानी है। इंडक्टर में ओपन स्विच होगा स्टार्टिंग में और कनेक्टिंग वायर बाद में। ये स्टार्टिंग में कनेक्टिंग वायर था, बाद में ओपन स्विच बन जाता है। कौन भाई, कैपेसिटर, जब भी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होती है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही करने वाले हैं मेनली। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे ट्रांजिशन स्टेट पर, जब हम किसी इंस्टेंट टी पर निकालेंगे करंट, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। तो आज के जो टॉपिक है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में आपको निकालना है करंट किसी भी सर्किट में। चलिए देखते हैं कैसे निकालना होता है।
चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड करंट इन सर्किट एट t is equal to 0 and t is equal to infinite। तो कुछ सर्किट्स में बनाता हूं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो सर्किट नंबर फर्स्ट किस तरह के देखते हैं। इस तरह से आपके पास पहली सर्किट, यहां पर एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके नीचे एक कॉइल है, इंडक्टर है, ठीक है। फिर यहां पर आपको एक कॉइल दे रखी है, इसके नीचे एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस, फिर यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस R दे रखा है, ठीक है, ये भी R, ये। यहां पर एक बैटरी कनेक्ट है आपके पास E। इस सर्किट में आपको t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या बताना है भाई, करंट बताना है, I की वैल्यू कितनी आएगी, जो यहां से करंट फ्लो करेगा वो कितना आएगा। तो नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम पुट करेंगे तो भाई मैंने क्या बताया था, इंडक्टर बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच। तो आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे बाय ओपन स्विच। फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस जाएगा आपके पास R, और ये हो गया आपके पास बैटरी E, ठीक है। तो अभी जो करंट जाएगा I, वो कहां से फ्लो करेगा भाई, देखिए अगर वो फ्लो करेगा तो यहां जाएगा इस जगह, फिर यहां से होता हुआ इसमें चला आएगा, फिर यहां से होता हुआ इसमें चला आएगा, फिर वापस चला आएगा। अभी तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो जो करंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन में 3R। तो I इक्वल टू आ गया E अपॉन में 3R। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर। तो t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर कैसे बिहेव करेगा ये, एज ए कनेक्टिंग वायर। ये जो वायर है वो कनेक्टिंग वायर है, इसको अलग से बना दिया मैंने ऐसे करके। इस तरह से आपका ये फिगर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, जो करंट I आएगा, अगर कनेक्टिंग वायर में देखें रेजिस्टेंस 0, तो सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा, ऊपर करंट ही नहीं जाएगा, फिर सारा करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, फिर सारा करंट आपका यहां से फ्लो कर जाएगा। इन दोनों में करंट जा ही नहीं रहा, और जब करंट नहीं जा रहा तो भाई इस केस में आएगा आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस केवल एक, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस करंट गया ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं। भाई सारा करंट यहां से फ्लो कर गया, मतलब इससे करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो ये भी रेजिस्टेंस बेकार हो गया और ये भी रेजिस्टेंस बेकार हो गया, सारा करंट केवल इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है। तो जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास E/R। जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट ही नहीं फ्लो करता तो कैसा होता है भाई, यूजलेस। जब उसमें करंट ही नहीं आ रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, तो किसी काम का नहीं, इसको हटा दिया मैंने। ऐसी कनेक्टिंग वायर में सारा करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर दो पाथ है अपने पास करंट के लिए, और एक का रेजिस्टेंस 0 हो और दूसरे का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, अगर एक का 0 है तो सारा करंट उस 0 पाथ से फ्लो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम, यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वही यहाँ, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, जो यहाँ पोटेंशियल आएगा वही यहाँ, इसलिए इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जिन पोटेंशियल्स में करंट फ्लो नहीं करता वो जिन रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लो नहीं करता वो यूजलेस रेजिस्टेंस होते हैं। तो भाई इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं एक और सर्किट इसी टाइप की। आपको करना वही है, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू इनफिनिट। मैं दूसरी जगह बना रहा हूं, इसमें भी देखते हैं इसी तरह से 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो अब क्या है, जो अगला है भाई, उसमें इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो है, आपके पास यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है आपके पास, एक रेजिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है, एक रेजिस्टेंस आपको यहां गिवन है, और एक रेजिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है। इन दोनों से कॉइल कनेक्ट है नीचे। इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका दे रखा है 3R, ये दे रखा है आपको 6R, ये दे रखा है आपको 3R, ये दे रखा है आपको 6R, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बता दिया।
अब इसमें करना क्या है भाई, इसमें आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 निकालना है करंट, और एट टाइम t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे निकालना है। एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा करंट ये पता करना है, और एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट क्या होगा करंट आपको ये पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन करते हैं भाई नंबर फर्स्ट। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, हम करेंगे इस तरह से कि एट t इज इक्वल टू 0 पर ये बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट, तो आपकी जो सर्किट बचेगी वो कुछ इस तरह से बच जाएगी। अच्छा, जो ईएमएफ आपका लगा हुआ है, इस ईएमएफ को मान लेते हैं ई दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्या दे रखा है भाई, ई। जहां पर है आपके पास ये, और यहां तो ओपन सर्किट हो गई, तो मतलब इसमें तो कुछ बचा नहीं, इसमें कोई करंट नहीं है, तो आपका जो सर्किट है वो केवल ऊपर ऊपर वाली सर्किट बचेगी, यहाँ पर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ही। तो करंट मान लीजिए यहां से निकलता है, करंट आपका निकलता है मान लीजिए आई, यहां पर जाता है I1, यहां पर जाता है मान लो भाई I2, ये करंट है आपका I, जो नेट करंट है वो हो गया आपके पास I। क्लियर हो गई भाई बात। तो अब ये जो करंट है आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है पूरा, यहां आ जाएगा, और ये करंट घूम के आ जाएगा आपका इस तरह से I1, और ये हो गया इस तरह से I2। ठीक है, ये हो गया भाई आपके पास। अब आपका बिल्कुल इजी टाइप का हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या करोगे भाई आप, देखो इन दोनों में सेम करंट है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस था कितना, ये था आपका 3R, और ये था आपके पास 6R, ये था आपके पास 3R, और ये था आपके पास 6R। यहां पर जो करंट आएगा आपके, सॉरी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इफेक्टिव, देखिए इसमें भी करंट क्या है I1, और यहाँ पर भी करंट क्या है I1 है, बीच वाली सर्किट में करंट आपका I है, यहाँ पर बीच वाली लाइन में। I1 करेंगे तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा इस वाली साइड में 6 और 3 9R। फिर यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है, नीचे वाली इस लाइन को बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये भी मिलकर क्या हो जाएंगे आपस में 9R। अब ये दोनों 9R किसमें हो गए, पैरेलल में, तो नेट आंसर क्या जाएगा भाई 9/2R। नेट रेजिस्टेंस आपका बचेगा 9/2R। नेट करंट होगा आपके पास I इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई 9/2R, तो यह आ जाएगा आपके पास 2E अपॉन में 9R। ये तो हो गया एट t इज इक्वल टू 0 पर करंट। अब ऐसे ही अगर हम बात करें t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे, तो t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे बिहेव्स लाइक अ, फर्स्ट तो नोट कर लिया आपने। अब अगर हम बात करते हैं t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे, तो t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे क्या होगा, आप देखो ध्यान से, एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ये हो गया आपके पास 3R। ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा इस तरह से, ये हो गया आपके पास कनेक्टिंग वायर। ये हो गया आपके पास 3R, ये हो गया आपके पास 6R, ये हो गया आपके पास 3R, और ये हो गया आपके पास भाई 6R। ये बीट स्टोन नहीं, ध्यान से गलती से बीट स्टोन ना कर दें, इसको ये उल्टा लिखा हुआ है, ये आपका 1:2 रेशियो 1/2 रेशियो, तो बीट स्टोन नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखनी है। तो भाई अब इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, आप चाहो तो नोडल एनालिसिस वाले मेथड से करना चाहो तो उससे हम कोशिश कर सकते हैं करने की, है ना। अगर हम देखें इस जगह पर, तो इस जगह पर जो पोटेंशियल आएगा वो आपका आ जाएगा भाई E, कितना आ जाएगा E, ये मान लीजिए आपके पास E है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट को मान लिया मैंने प्लस E, तो ये आपका आ जाएगा 0 पोटेंशियल पर। इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं प्लस V पोटेंशियल, कनेक्टिंग वायर घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भैया, प्लस V हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, अगर करंट को हम यहाँ मानते हैं I1 और इधर मान लेते हैं I2, नेट करंट जो निकला है वो I निकला है, तो आप ध्यान से देखो अपना जो रेजिस्टेंस 3R है,
जो रेजिस्टेंस 3R है आपके पास वो 2 पॉइंट के बीच कनेक्ट है, एक का प्लस ई पोटेंशियल है और एक का आपके पास प्लस वी पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है भाई? प्लस वी। अब भाई देखिए इसमें क्या है, ये आपके पास ई था, ये वी था, और यहां पे करंट क्या माना है भाई आपने? I1। क्लियर हो गई बात? तो यहां से अगर हम I1 देखें तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? E माइनस वी डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां पर अपने पास क्या है? 6R का रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट को हमने मान रखा है E, और जिस पॉइंट पे कनेक्ट है वहां पर मान रखा है हमने V। अब जो करंट I2 आपके पास आ रहा है ये क्या हो जाएगा भाई? E माइनस वी बाई 6R। ठीक है, अगेन अब यहां से किरचॉफ लॉ से देखें तो भाई I अंदर आ रहा है, I1 I2 बाहर जा रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2। तो यहां से अगर हम I देखें तो हमारा I आ जाएगा E माइनस वी अपॉन में 3R प्लस E माइनस वी अपॉन में 6R। ये हो गया करंट I। इक्वेशन नंबर कर लिया हमने फर्स्ट। अब सिमिलरली आप क्या करोगे? आप मान लो भाई कुछ करंट यहां से चला गया बाहर, जैसे I1 में से आया यहां पर कुछ चला गया बाहर, तो कुछ करंट मान लीजिए I1 से आया और इधर चला गया बाहर, तो ये करंट मान लेते हैं हम कितना? I3। क्या मान लेते हैं भाई? I3। अब जो करंट यहां से अंदर आएगा उसको मैंने मान लिया I4। भाई जो बचा हुआ करंट इधर से अंदर आ जाएगा I4 और वापस लाएगा इधर से। अब देखिए ऐसे ही घूमते हुए आएगा इधर से, ऐसा ये दोनों करंट ऐड होंगे, यहां से करंट आएगा उसको मैंने मान लिया भाई I5, इस तरह। ठीक है, ठीक, ये करंट मैंने मान लिया भाई I5। चलिए, तो I5 जो करंट हमने माना है, अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस पॉइंट पर एट पॉइंट O, अच्छा ये तो जीरो पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने जीरो पोटेंशियल लिखा हुआ है। अब अगर इस पॉइंट पर देखें, ठीक है, तो फिर से I किसके बराबर होगा? I4 प्लस I5 के बराबर हो जाएगा। इस फिगर को मैं देता हूं मिटा। तो इसमें अब क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो अगेन, अगर इस रेजिस्टेंस को देखें 3R जो रेजिस्टेंस है अपने पास, तो यहां पर है प्लस V वोल्ट और यहां पर है आपके पास 0 वोल्ट, और इसमें जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? I5। तो अगर यहां से देखें तो I5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पे 0 था, सॉरी, V माइनस 0 अपॉन में 3R, तो I5 आपका आ जाएगा V अपॉन में 3R, है ना? और सुनिए, अगर हम देखें यहां पर इस वाले केस में, तो इस वाले केस में अपने पास इस तरह से एक रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को। यहां पर जो करंट आ रहा है ये है I4, यहां पर जो पॉइंट है वो प्लस V पोटेंशियल का है, यहां पर जो पॉइंट है वो 0 है। देखिए ये 6R रेजिस्टेंस है यहां पर, तो अगर यहां से हम निकालते हैं I4, तो I4 कितना आ जाएगा? V अपॉन में 6R। नाउ अब अगर इस पॉइंट पर देखें तो I किसके बराबर है? I, देखिए I4 और I5 अंदर आ रहे हैं और I बाहर जा रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 करूंगा तो V अपॉन 3R प्लस V अपॉन 6R। ये हो गया I इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा? E माइनस वी अपॉन में 3R और E माइनस वी अपॉन में 6R किसके बराबर है? V अपॉन में 3R प्लस V अपॉन में 6R के इक्वल है। अब इस फिगर को मैं देता हूं मिटा, अब इसकी जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। यहां से V को निकाल देंगे किसके टर्म्स में? R के टर्म्स में, सॉरी एप्सिलॉन के टर्म्स में। अब यहां इतनी जगह में कर लेते हैं सॉल्व इसको। देखिए ये E बाई 3R माइनस V बाई 3R प्लस E बाई 6R माइनस V बाई 6R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? V बाई 3R प्लस V बाई 6R। अरे दोनों I इक्वल कर दिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये वाला और ये वाला मैंने इक्वल कर दिया, ये और ये उधर ले चलते हैं, तो 2V बाई 3R प्लस 2V बाई 6R इधर हो जाएगा आपके पास E बाई 3R प्लस E बाई 6R। 6R अगर यहां पर हम ले लेते हैं LCM तो आपके पास आ जाएगा 3E।
है ना। इधर देखिए 6R अगर हम ले लेते हैं एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे 6R 6V, क्या आ जाएगा भाई 6V। तो 6R से 6R कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू आ जाएगा भैया आपके पास 2V, यानी V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E/2। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास E/2। और जब V आपको मालूम चल गया देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो करंट I क्या आ जाएगा, आपको करंट सेल से निकालना है, सेल से कितना करंट फ्लो रहा है वो नेट। तो इस वाले में पुट करते हैं, पुटिंग इन सेकेंड। सेकेंड में पुट करूंगा तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा V/3R। तो V की वैल्यू क्या है E/2, तो E/6R प्लस E/12R हो जाएगा। 12R आपका एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3E, तो कट के आ जाएगा आपके पास E/4R। इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा एट t इक्वल टू इनफिनाइट पे, और मैंने एट t इक्वल टू 0 पर भी आपको बता दिया सॉल्यूशन किस तरह से होने वाला था। चलिए तो भैया आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, मैं फिगर बना देता हूं फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो आपके सामने लिख दिया है मैंने, इसमें भी आपको करना वही है, करंट t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इनफिनाइट पर आपको निकालना है। सर्किट आपके सामने बनी हुई है, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अब अगर हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 0 की, तो इंडक्टर जो है आपका ये तो बिहेव करेगा एज अ ओपन की, और जो कैपेसिटर है आपका ये बिहेव करेगा एज अ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपेसिटर भी है इसमें, जहां जहां कैपेसिटर है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा भैया, कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर देंगे। तो कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे बाय अ कनेक्टिंग वायर। कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ कनेक्टिंग वायर। तो यहां पर आपका इस तरह से जाएगा सीधा, ये इसी फिगर में कर रहा हूं मैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये कैपेसिटर था तो कनेक्टिंग वायर आपका सीधा ऐसा हो जाएगा। जहां जहां इंडक्टर है वहां वहां आपको ओपन की लगा देनी है। तो इस तरह से आपके पास ये ओपन की हो जाएगी। ये जो इंडक्टर है ये भी आपके पास ओपन की हो जाएगा इस तरह से। अब ये फिगर आपके पास एग्जैक्टली बचेगा जो मैंने बना दिया है। ठीक है भाई, जो फिगर मैंने बना दिया है आपको यही फिगर आपके पास बचेगा। क्लियर हो गई बात। यहां तो करंट फ्लो करेगा नहीं भैया, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप इस ब्रांच को चाहो तो हटा दो भाई, ओपन किया मतलब इस ब्रांच को आप हटा दो दिमाग से, है ही नहीं वो ब्रांच, है ही नहीं, हटा दो उसको, इसको भी हटा दो, ये ब्रांच है ही नहीं अपने पास। ठीक है, ओपन की तरह बिहेव करने का मतलब ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इसको उठा के अगर हम ऊपर ले आते हैं, ये वाला और ये वाला जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला अगर मान लीजिए कोई पोटेंशियल हुआ तो ये वाला सेम पोटेंशियल हो जाएगा ये, और एक कॉमन पॉइंट है इनका। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे भैया, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो आपके आ जाएंगे पैरेलल में। ये और ये रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में। क्यों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल, और फिर ये वाला दोनों के लिए कॉमन है। तो ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे भाई, पैरेलल में। तो किसी एक रेजिस्टेंस को हम मिटा देंगे और एक रेजिस्टेंस को हम बना रहने देंगे। क्लियर होगी बात। देखिए इस वाले को मिटा देते हैं, इसको, इस आर को हम यहां से कर देते हैं इरेज, और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, तो भैया देखिए अब क्या होगा। अब इसमें क्या है, आपको मैं सर्किट को थोड़ा रीअरेंज करता हूं, आप ध्यान से देखें किस तरह से रीअरेंज कर रहा हूं। तो रीअरेंज में हम क्या पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी सीरीज और पैरेलल पहचानने में हम लोगों को। सीरीज और पैरेलल जैसे हम पहचान लेंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा।
अब अगर हम इस पॉइंट का नाम रख लो ए रख लेता हूं, तो ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा भैया, ए ही आ जाएगा। ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा आपका, ए ही आ जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं क्या, बी। ये जो पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, बी। इस पॉइंट को मान लेता हूं सी, और इस पॉइंट को मान लेता हूं डी। और तो कोई पॉइंट है नहीं। अब देखते हैं, अगर इसको रीअरेंज करता हूं मैं, तो इसको उठा के ये शिफ्ट कर देते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच 2 रेजिस्टेंस थे। ये हो गया आर, ये हो गया आर। ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कितने रेजिस्टेंस है, 2। यहां पर ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, और ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब ऐसे हम पॉइंट ए और डी के बीच बात करें, 2 रेजिस्टेंस आएंगे अपने पास। ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास हो गया ए, और यहां पर आपके पास एक पॉइंट हो गया डी, सॉरी सी नहीं, क्या है डी। तो ए और डी के बीच 2 रेजिस्टेंस, और ए और डी के बीच आपके 2 रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से अपने पास एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट क्या है अपने पास, सी, और वहां पर भी अपने पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं। ये सी हो गया भैया, ये हो गया पॉइंट आपके पास ए। अब जो सर्किट कनेक्ट है वो कहां से कनेक्ट है भैया, सी से केवल। तो सी से निकलता हुआ सेल आ रहा है इस तरह से, और यहां पर कनेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखो आप, ये तो हो रहा है। तो अगर इस तरह से हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो बी और डी पॉइंट है तो यूजलेस हो गए भाई, दोनों वायर बेकार, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। यहां पर भी करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बचेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बचेगा एक पॉइंट सी, और नेट रेजिस्टेंस दोनों के बीच क्या बचेगा, R/2। यहां से आपके पास एक सेल होगा, जो करंट आ जाएगा सेल से वो कितना आ जाएगा, E/R/2। तो 2 डिवाइड में R आ गया आपके पास, जो करंट था वो। देख लीजिए सर्किट मैंने आपके सामने बना रखी है। ये तो आ गया पहला आंसर भैया। अब ऐसे ही आपको सॉल्व करना है दूसरे बार, जब t =∞ पे करेंगे। मैं इस फिगर को दोबारा से, मुझे पूरा फिगर याद है क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर था, कनेक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ पर कैपेसिटर था, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या था अपने पास, कैपेसिटर। इस पॉइंट को देता हूँ मिटा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी मैंने दिया मिटा, बाद में फिर लिख देंगे दोबारा। यहाँ पर अपने पास क्या थी, इंडक्टर थी। यहाँ पर अपने पास क्या था भैया, इंडक्टर था। यहाँ पर अपने पास था एक कैपेसिटर, इस तरह से। ये सी था, ये सी था, ये एल था, और ये एल था। तो अब हम बात करते हैं एट t =∞ की। दूसरा पार्ट जो था इसमें, t =∞ पे जो आपका इंडक्टर है, इट बिहेव्स लाइक एन कनेक्टिंग वायर, जिसका आर क्या होता है, 0 होता है। और जो कैपेसिटर है, ये जो है आपका बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच। तो जहां जहां आपको इंडक्टर दिखेगा वहां वहां आप कनेक्टिंग वायर रिप्लेस करोगे। लो, रिप्लेस कर दिया बाय कनेक्टिंग वायर, लाइक दिस। ठीक है भाई, इसको हटा दिया बाय कनेक्टिंग वायर, और इसको हमने कर दिया ओपन स्विच। ओपन स्विच करने का मतलब है इस तरह से ये, ठीक है। अब ओपन स्विच करने का मतलब है ये आपके पास वायर है ही नहीं भाई, यहां पर कुछ है ही नहीं, हटा दो इसको, क्या दिक्कत आ रही है। ओपन स्विच हटाओ इसको, हटाओ इसको। तो आपका फिगर फिर पिछली बार की तरह बन गया एग्जैक्टली। ये पॉइंट मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लेते हैं भैया बी, और इसको मान लेते हैं इस बार डी। ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ए और सी, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक सर्किट दिखेगी जैसे मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलो। ए और सी के बीच 2 रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ए, सी और बी जो पॉइंट है उनके पास भी क्या होंगे भैया, 2 रेजिस्टेंस होंगे। ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। ध्यान से देख लो, आप सी रहा तो सी ये रहेगा, सी ये रहा तो सी ये रहेगा। ऐसे आपके पास यहां पर 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये आर तो ये आर, तो ये पॉइंट हो गया डी, ये आर तो ये आर, तो ये आर, तो भैया ये भी आर ही है, इस तरह से।
तो पॉइंट ए और सी के बीच अब करंट यहां से फ्लो करेगा, मान लीजिए आई, तो सारा करंट जाएगा इसमें, फिर इन दोनों में बटेगा, इसके बाद यहां से होता हुआ वापस चलाएगा। मतलब ये दोनों सर्किट क्या है, यूजलेस भाई, वो तो ओपन सर्किट है, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो ये सर्किट आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी इक्विवेलेंट। नेट रेजिस्टेंस R/2, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा सी, एक आपके पास बैटरी होगी, इसमें करंट आई होगा, तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF 2E/R। फिर से वही E अपॉन में R/2, 2 ऊपर पलट के आ जाएगा, तो 2E/R। तो भैया इस तरह से हो गया आपका सॉल्व, बिल्कुल वही आंसर आ गया सेम। चलिए तो ऐसे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं समझने के लिए। चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहां पर एक सेल है, एक रेजिस्टेंस R हो गया, बीच में आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है भैया, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, अपने पास यहाँ पर 2 वे की है, एक सेल यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस आपके पास ये हो गया, ठीक है। और जो EMF दे रखे हैं वो ऊपर दे रखा है E, नीचे दे रखा है आपको 2E, ये रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टेंस L हो गई। ये तो फिगर है आपके पास। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्विच was initially at position 1 for a long time। ठीक है भाई, आपने स्विच है जो 1 पर कर दिया, वो लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया। अब क्या करा आपने, अचानक क्या करा, इट सडनली moves to पोजीशन 2। इट का मतलब की के लिए बोल रहा है, जो की है आपकी वो पोजीशन क्या आ गई, 2 पर आ गई। ये की के लिए बोल रहा हूं, इट का मतलब की है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलो की लिख देता हूं, ज्यादा सा है ना, की सडनली मूव्स टू पोजीशन 2, ये है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जस्ट आफ्टर की मूव्स टू पोजीशन 2, ठीक है। जैसे आपकी की जो है वो 2 पोजीशन पर आएगी, वैसे ही आपको क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस इंडक्टर। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे इसका। पहले हमने क्या करा, इसको पोजीशन 1 में कर रखा था, तो पोजीशन 1 में कुछ इस तरह से होगा भैया आपके पास, इस तरह से कि आपकी पोजीशन 1 पर थी। नीचे वाली साइड को हटा दें क्योंकि वो तो ओपन बनेगी, तो इसको कोई मतलब नहीं बनता, उसमें करंट जाएगा, हटा दो उसको। ये था आपके पास केवल ये L था, ये R था और ये था E। आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी t इज इक्वल टू इनफिनाइट। अब t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर सर्किट जो बिहेव करेगी कुछ इस तरह से करेगी। जो आपका इंडक्टर है, इट इज रिमूव्ड बाय कनेक्टिंग वायर। भाई इसको हम एक कनेक्टिंग वायर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, I। तो करंट सीधे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा E/R। यानी जो करंट इंडक्टर में है वो कितना है, एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट। जो करंट है यहां पर वो कितना है भैया, E/R है। कब, t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे। अरे सॉल्व करने के लिए रिप्लेस करते हैं, एक्चुअल में रिप्लेस नहीं करते, ये केवल इसकी तरह बिहेव करता है, रहेगा नहीं इंडक्टर ही, ये वायर नहीं बन जाएगा, वायर की तरह बिहेव कर रहा है सिर्फ, तो उसको रिप्लेस करके थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में। तो आपको इस तरह से करके पहले करंट निकालना, मतलब ये करंट आपका फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर में t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर। अब अगर इसको मैं जस्ट पोजीशन 2 पे कर दूं और फिर क्या निकालूं भैया, करंट निकालूं, देखते हैं क्या होगा।
एट पोजीशन 2। अब अचानक मैंने किया है भैया, अगर अचानक इसको पोजीशन 2 पे कर देंगे तो आपका जो इंडक्टर है उसमें जो करंट था वो अचानक गायब तो हो नहीं जाएगा। देखिए ऑफ करंट मैंने आपको बताया था, जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है भैया वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो आपका फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा। मतलब कंडक्टर में इस डायरेक्शन में था, तो ये कंडक्टर में था, इस समय करंट कितना I = E/R। ये करंट आपकी पूरी सर्किट में सेम करंट ही मूव कर रहा होगा, क्योंकि टाइम t = 0 पर ही पूछा, जस्ट पूछा है। जस्ट पूछेगा तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर करंट 0 है तो 0 होता है स्टार्टिंग में। अगर करंट आपका I0 है और आपने जस्ट की किसी इंडक्टर में करंट अगर किसी इंस्टेंट दे रखा है तो तुरंत चेंज नहीं हो सकता, एट द इंस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आपने की को पोजीशन 2 पे कर दिया है, इस तरह से कर दिया की को पोजीशन 2 पे, जो करंट था इसमें वो अचानक घट नहीं जाएगा। जो करंट था स्टार्टिंग से, जैसे हम डीके ऑफ करंट में करते थे, डीके ऑफ करंट में हमने करंट I0 माना था, तो स्टार्टिंग में t = 0 पर करंट I0 ही रखा था, तो t = 0 पर करंट जो है वही रखा जाएगा, E/R ही रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट मान लो आप A, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो B, ये तो आपका B रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा भैया A। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, और ये आपका दे रखा है 2E, है ना। तो अगर हम बात करें VB - VA की, किसकी बात करें भैया, VB - VA, तो आप ध्यान से देखो B और A पर दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो है आपके पास ये सेल, और एक है आपके पास रेजिस्टेंस, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। ये आपके पास पॉइंट A हो जाएगा और ये आपके पास पॉइंट B हो जाएगा। ये हो गया 2E, ये रेजिस्टेंस करंट हो गया E/R, ये तो हो गया। तो VB - VA कैसे निकालेंगे भैया, VB - VA अगर हम करते हैं तो पहले सेल के अक्रॉस देखते हैं क्या आएगा, यहां से यहां तक का +2E, क्यों, ये जो हायर पोटेंशियल पर और ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मानेंगे तो लोअर पोटेंशियल पाएगा। दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करूंगा तो +2E आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ जहां से लेकर यहाँ तक का निकालो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा माइनस आता है, और आता है क्या I × R। अरे पोटेंशियल ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस में I × R होता है, तो I तो E/R है, I हो गया E/R मल्टीप्लाई R, R से R कैंसिल हो जाएगा तो 2E - E बचेगा। अब अगर ये 2E - E बचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, +E, VB - V। अब ध्यान से देखो, इंडक्टर जो है आपका वो भी पॉइंट B और A पे ही जुड़ा हुआ है। अब अगर इंडक्टर भी सेम पॉइंट पे जुड़ा हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा VB - VA कितना आ जाएगा, +E। तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो जो वोल्टेज ड्रॉप था अक्रॉस इंडक्टर वो कितना था, +E था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं भैया। अब हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक अब इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, t = 0 पर और t = इनफिनिट पर आप आसानी से करंट को निकाल सकते हो। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टाइम कांस्टेंट की। किसकी बात करने वाले हैं भैया, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंडक्टर के साथ केवल एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट में, तो टाइम कांस्टेंट आया था आपका L/R। क्या था, L/R। इन द केस ऑफ more than one resistance is connected with inductor, time constant ये आपका हो जाता है L/R इफेक्टिव। क्या जाएगा भैया, L/R इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास। चलिए देखते हैं। अब इसमें R इफेक्टिव कैसे, हाउ टू फाइंड R इफेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ टू फाइंड R इफेक्टिव।
इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट रिप्लेस सेल बाय कनेक्टिंग वायर, या फिर सेल को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। और नंबर सेकंड क्या करना है, देन फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एल। तो एल के दोनों पॉइंट्स है उनके बीच अक्रॉस इंडक्टर बोल देंगे, ठीक है भाई। जो इंडक्टर है उसके दोनों जो पॉइंट्स आएंगे उनके बीच आपको, उन्हीं के बीच नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता करना होगा। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो आपको एक तरीका हो गया जो आपको बताएगा कि आपको फाइंड करना कैसे है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक पे, तो आपको और अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्किट दे रखी है कुछ इस तरह से। नंबर फर्स्ट सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है यहां पे R1, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है आपको यहां पर R2, और ये एक इंडक्टर आपको दे रखा है इस जगह पे। ये दोनों ही कनेक्ट है बैटरी के थ्रू यहां पर इस तरह से, लाइक दिस। बैटरी आपकी, ये सेल आपका E है। तो फाइंड टाइम कांस्टेंट। चलिए भाई, टाइम कांस्टेंट कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, सेल को रिप्लेस कर दे बाय ए कनेक्टिंग वायर। सेल को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय ए कनेक्टिंग वायर। फिर यहां पर अब जो इंडक्टर है उसके दोनों पॉइंट्स के बीच ए और बी पॉइंट मान लेंगे। इंडक्टर को हटा के दो पॉइंट मान लेंगे ए और बी। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना होगा, ठीक है। अगर ए और बी के बीच आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है, तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये पॉइंट ए है, घूम के देखें तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ए हो जाएगा। तो ये तो ए और ए भाई, जिसका पोटेंशियल सेम हो गया वो रेजिस्टेंस क्या है, यूजलेस, क्योंकि उसमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा, तो ये तो बेकार हो गया, हटा दो, खत्म करो उसको। तो ए और बी के बीच हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचेगा। वो क्या बचेगा, R1। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, R इफेक्टिव आपके पास आ गया सीधे R1। अब R1 आ गया है अगर R इफेक्टिव, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R इफेक्टिव। तो L बाई R1, ये लो आपका आंसर आ गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि हम बढ़िया तरह से समझ लें कि टाइम कांस्टेंट जो है वो निकाला जाता है कैसे एक्चुअल में, ठीक है। अब इसको देता हूं मैं मिटा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है भाई, आपके पास मान लीजिए ये हो गया रेजिस्टेंस R1, एक आपके पास इंडक्टर है L, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस हो गया बीच में R2, फिर एक रेजिस्टेंस हो गया नीचे R3, एक सेल है यहां पर इस तरह से, इसका नाम है E। अब आपको फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना क्वेश्चन आ सकता है, जेईई मेंस में आते हैं और नीट में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कैसे निकालना है। और जब आपको ये निकालना आएगा तो आप कॉम्प्लिकेट सर्किट्स होंगी जिनमें हम इंटरमीडिएट करंट निकालेंगे, किसी इंस्टेंट टी पर निकालेंगे, तब बहुत काम आएगा ये। तो आपको ध्यान रखना है ये। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम किसी इंस्टेंट टी पर करंट निकालेंगे। आज हमने t = 0, t = इन्फिनिट पे सीखा और टाइम कांस्टेंट को निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, किसी इंस्टेंट टी पर करंट किस तरह से निकालते हैं। t = 0, t = इन्फिनिट के बीच हम कोई टाइम t ले लेंगे और तब करंट को निकालेंगे। तो अपने पास दो फॉर्मूले थे, I = I0 1 - e raised to the power -t/τ।
और दूसरा वाला फॉर्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज दी पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट। तो मैंने अभी क्या सिखाया था आपको, इसमें क्या करना है, आपको सेल को रिप्लेस कर देना है बाई ये कनेक्टिंग वायर। तो भैया सेल जो हो जाएगा आपके पास वो तो सीधा ऐसा हो जाएगा, इसको हटा दो, भैया कनेक्टिंग वायर रिप्लेस कर दो, और ये हो गया आपके पास R1 भैया, ये हो गया R2 और ये हो गया आपके पास R3। और जो आपके पास कॉइल है उसके दोनों पॉइंट्स के बीच, जो इंडक्टर है उसके दोनों पॉइंट्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है। ए और बी के बीच हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है। अगर ये पॉइंट बी है तो ये बी रहेगा, तो भैया ये भी बी रहेगा। ये पॉइंट ए है, ये सी मान लो, ये सी मान लो, तो इन दो भाई ए बी और सी दोनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। तो ये आ जाएगा आपके पास R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, दोनों सेम पॉइंट, ये आ गए इसमें पैरेलल में। अब वो एक बच गया अपने पास, ये आ गया R1, यहाँ एक पॉइंट है A और यहाँ एक पॉइंट है आपके पास B। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ जाएंगे भैया, सीरीज में आ जाएंगे। अब सीरीज में आएंगे तो क्या जाएगा आंसर आपके पास, R1 प्लस R2 R3 डिवाइड में R2 प्लस R3, ये आ गया आपके पास R इफेक्टिव। अब टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन में R इफेक्टिव। तो L अपॉन में क्या आ जाएगा, R इफेक्टिव। R इफेक्टिव आपके पास दे रखा है R1 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ये आ गया आपके पास टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते ताकि और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरह से आपको दे रखी है सर्किट। ये बना ली हमने और ऊपर दे रखे हैं रेजिस्टेंस 3R और 6R। 3R हो गया ये आपके पास हो गया 6R। ठीक है, ऐसे ही नीचे दे रखा है आपको 6R और 3R। यहां पर एक सेल है और यहां पे आपके पास एक कॉइल है इंडक्टर। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, सॉरी टाइम कांस्टेंट। क्या निकालना है, फाइंड टाइम कांस्टेंट। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। इसको रिप्लेस कर देंगे बाय कनेक्टिंग वायर, इसको हटा दो, बाय कनेक्टिंग वायर रिप्लेस कर दो यहीं पर सीधे। ये लो, ये हो गया आपके पास कनेक्टिंग वायर, और इसको हटा के यहाँ पर दो पॉइंट्स मान लो, उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच आपको क्या निकालना होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है। ये दोनों आगे पैरेलल में, दोनों आगे पैरेलल में। अब इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 3R इंटू 6R अपॉन में 3R प्लस 6R, 6 3 18 6 3 9 2R आ जाएगा आपके पास। ये इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसे आगे वाले का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो आ जाएगा 2R। अब यहाँ पर दो पॉइंट बचेंगे A और B, तो इस तरह से A और B का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4R। तो R इफेक्टिव आ गया आपके पास 4R। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा भैया, L/4R। इस तरह से आपको निकालना होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसा है। इसको पहले कर देता हूं इरेज। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है आपके पास, ये दो रेजिस्टेंस है। यहां पर आपके पास क्या है, एक इंडक्टर है विद अ की। ठीक है, और आपके पास
एक सेल ये है जिसका पोटेंशियल V है और एक सेल ये है जिसका पोटेंशियल आपके पास दे रखा है V। एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इस जगह पे R, ठीक है, ऐसा सिस्टम है आपके पास। करंट यहां जो दिख रहा है वो I है, ये जो करंट इस जगह दिखा रखा है वो I है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू I1 है, एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट I इज इक्वल टू I2 है, किसका? आफ्टर क्लोजिंग की। फाइंड रेशियो ऑफ I1 एंड I2। फाइंड रेशियो I1 I2 करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। देखिए किस तरह से करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गई भाई बात ये? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो एट t इज इक्वल टू 0 करते हैं पहले। एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा भैया? t इज इक्वल टू 0 क्लोज हो गई। तो t इज इक्वल टू 0 पर आपका इंडक्टर बिहेव करता है एज अ कनेक्टिंग, सॉरी एज अ ओपन की। तो यहां पर आपके पास ओपन की हो जाएगी इस तरह से, ये हटा दीजिए इसको। अब अगर ये ओपन की है मतलब यहां पर आपका कुछ है नहीं, हटा दो इसको सीधे। ओपन की का मतलब ये कोई पाथ ही नहीं है, खत्म। ये हो जाएगी आपके पास सर्किट। क्लियर हो गया मेरी बात? ये हो गया आपके पास सर्किट। अब अगर इस सर्किट को हम ध्यान से देखें, ठीक है, हमें ये करंट निकालना है क्या? I। इसको हम मान लेते हैं प्लस V। पोटेंशियल क्या मान लेते हैं भाई? प्लस V। इससे कर लेते हैं क्या नाम है इसका, नोडल एनालिसिस मेथड से। ये आपके पास जाएगा प्लस 0, है ना, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा भैया? प्लस 0 वोल्ट। देखो ध्यान से आप भाई, ये और ये सेल है, इन दोनों के इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसका भी है। तो इन दोनों के जो पॉजिटिव वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, तो भाई दोनों के जो आपके पास यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा उसको मान लिया मैंने प्लस V। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस V है और ये पॉइंट आपका प्लस V है, तो ये पॉइंट आपका क्या जाएगा? 0, जहां पर कनेक्ट है। अब अगर देखें इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में इस जगह पे। अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं तो भैया अगर ये भी है तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब ये रेजिस्टेंस आपका यूजलेस है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? तो देखिए ये B है और ये 0 है। अगर ऊपर देखें हम ऊपर के पाथ को, तो वहां पर दो रेजिस्टेंस सेम करंट दोनों में फ्लो करेगा। अब ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको R और ये भी दे रखा है आपको R, तो लिखना भूल गया था, आप R लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएंगे दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास R, दूसरा आ जाएगा आपके पास R। यहाँ पर एक पॉइंट है प्लस V और यहाँ पर एक पॉइंट है 0 वोल्ट का, ठीक है। करंट अगर ये I है तो I इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। भाई पोटेंशियल दोनों का अंतर करेंगे तो V माइनस 0 तो सीधे V आ जाएगा। ये V, ये 0, तो V माइनस 0 करूंगा तो V आ जाएगा और ये R मिलके हो जाएंगे 2R सीरीज में। तो I इज इक्वल टू आ गया V बाई 2R। ये क्या था भैया? I1 था, तो I1 आ गया आपके पास V बाई 2R। एट t इज इक्वल टू 0 पर करंट को I1 मान रखा है, तो I1 हो जाएगा। समझ आई बात? तो t इज इक्वल टू 0 पर जो आपके पास आ गया है वो कितना है? V बाई 2R। अब हम ऐसे ही बात करेंगे t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर हम बात करें तो t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे जो है आपका जो इंडक्टर था वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वायर लग जाएगा आपके पास, एग्जैक्टली ऐसा मैंने लगा दिया अभी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको अगर प्लस V वोल्ट मानूंगा, ये पॉइंट 0 आ जाएगा, ये पॉइंट 0 वोल्ट आ जाएगा, ये पॉइंट 0 वोल्ट आ जाएगा, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट। क्या कहते हो? ये पॉइंट प्लस 0 वोल्ट हो गई होगा। ये रेजिस्टेंस बेकार, ये रेजिस्टेंस बेकार, बचा केवल एक रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे अब जो करंट है उसका नाम हो जाएगा I2। क्या हो जाएगा भैया? I2। तो I1 तो आप निकाल चुके हो, उसको हटा दो फिगर को। I1 की वैल्यू याद रखना, V बाई 2R आई थी। अब अगर यहां से देखें I2, तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? सिर्फ एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R, यहां पर देखें 0 वोल्ट है, यहां पर देखें प्लस V है।
और करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 है, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V/R, खत्म। अब अगर हम I1 अपॉन I2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2, I1 आया था V/2R, I2 आ रहा है सीधे V/R, तो R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, 1/2। इस तरह से आपका रेशियो आ जाएगा 1/2 इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा आंसर 1/2। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सर्किट जो आपकी है वो कुछ इस टाइप से है जो मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपके पास एक सर्किट है, इसमें क्या है, जहां पर एक रेजिस्टेंस R दे रखा है आपको, यहां पर एक इंडक्टर है L, ठीक है भाई, एक कैपेसिटर है, यहां पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, यहां पर R, इस तरह, ठीक है। दूसरी सर्किट देखते हैं, तो यहां पर आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, यहां पर आपको एक इंडक्टर दे रखा है, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है R, ये हो गया L, ये हो गया R, ये हो गया C। यहां पर आपके पास एक बैटरी है जो E है। फाइंड करंट एट t is equal to 0 and t is equal to infinite। तो वही क्वेश्चन है, बार बार करने का तरीका आपको पता ही है, आपको वही प्रोसेस अपनाना है दोबारा से। एट t is equal to 0 अगर हम देखते हैं तो क्या होगा भाई, एट t is equal to 0 इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, इस तरह से, एंड कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिंग वायर, तो कैपेसिटर को हम कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। अब आपके पास ध्यान से देखो, यहां से करंट अगर I फ्लो करता है तो करंट जाएगा ऐसा, फिर आएगा यहाँ पर, फिर जाएगा ऐसा, फिर जाएगा ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। वो तो ओपन सर्किट है ना ऊपर, तो करंट जाएगा नहीं, ये सारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा। अब आई देखिए कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस हो जाता है, इससे और इससे, दोनों में सेम करंट है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो E अपॉन में 2R, ये लो, ठीक है भाई। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E अपॉन में 2R। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एट t इज इक्वल टू इनफिनाइट की। तो अगर हम इनफिनाइट पर देखें, यहां पर कैपेसिटर था, कैपेसिटर बन जाएगा ओपन सर्किट, ये बन जाएगा आपका कनेक्टिंग वायर, कैपेसिटर जो बन जाएगा ओपन सर्किट, ये बन जाएगा आपका कनेक्टिंग वायर, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां तो इस बार करंट आएगा ही नहीं। अब करंट देखें तो करंट यहां से जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर करंट अगर देखें तो यहां आएगा, फिर उसके बाद यहां आ जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा इस बार, और ये करंट आपका चला जाएगा वापस। ये करंट हो गया I, ये हो गया आपके पास I। अब देखो भाई, R से गुजरा, फिर दूसरे वाले R से गुजरा, दोनों में सेम करंट है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो I इज इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा भाई, E अपॉन में 2R आ जाएगा। ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो इंडक्टर मतलब LR सर्किट पे थे। एक इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना और करंट निकालना टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर। LCR तीनों सीरीज में दे रखे हो, मतलब आपके पास कैपेसिटर दे रखा हो, इंडक्टर दे रखा हो, रेजिस्टर दे रखा हो, तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है हमेशा। t इज इक्वल टू 0 पर क्या करना है, इंडक्टर को एज अ ओपन और कैपेसिटर को एज अ कनेक्टिंग वायर रिप्लेस कर देना है, और t इज इक्वल टू इनफिनाइट पे कैपेसिटर जो आएगा आपका वो हो जाएगा एज अ ओपन सर्किट और इंडक्टर हो जाएगा आपका एज अ कनेक्टिंग वायर। और क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको किरचॉफ लॉ पता है तो आप इजीली किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जेईई में भी और नीट में भी, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा आपका करंट एट अ इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफिनाइट के बीच हमें करंट निकालना होगा। तो वो क्वेश्चन होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो उनके लिए हम ट्रिक्स सीखेंगे, और इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट जो मैंने आज निकाला था उसका हम काफी यूज करने वाले हैं कल के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ।